उषा की दो बेटियां थीं, जूही और जानवी। जूही गोरी और सुंदर थी, जबकि जानवी काली थी। तो दोनों जूही और जानवी उषा की सगी बेटियां, मगर उनके रंग रूप के कारण उषा उन दोनों में भेद करती थी। वह अपनी गोरी बेटी को तो भरपूर लाड़ प्यार करती थी, लेकिन काली बेटी उसके प्यार के लिए तरसती रहती थी। बेटी जूही, आ तुझे जापानी गुड़िया सी सजा दूं, ताकि देखने वाले तुझे देखकर मेरी बड़ाई करते ना थके। माँ, दीदी के जैसे मुझे भी सजाओ ना माँ। अरे काली कलूटी, तुझे सजाने से क्या होगा? कोई मेरी बड़ाई थोड़ी ना करेगा, उल्टे हंसेगा मुझ पर। इसीलिए तू तो सजने संवरने का बस नाम ही मत लिया कर। उषा का यह भेदभाव एक दिन का होता तो बेचारी जानवी सह भी लेती, पर यह तो उसका रोज का काम था। इसलिए जानवी तो हमेशा बस आंसू ही बहाती रहती थी और सोचती रहती, मैं काली हूँ, इसलिए माँ मुझे जूही के जैसे प्यार कभी नहीं करती, हमेशा ताने मारती रहती हैं। पता नहीं माँ ये भेदभाव करना कब बंद करेंगी। समय बीतता जाता है और जूही और जानवी शादी के लायक हो जाती हैं। उषा अपनी दोनों बेटियों के ब्याहने का फैसला करती है। पहले वह अपनी गोरी बेटी जूही के लिए पहाड़ों में रहने वाला एक अमीर लड़का ढूंढती है। जूही बेटी, मैंने तेरे लिए एक अमीर लड़का देखा है। उसका नाम दिनेश है। दिनेश ऊंचे पहाड़ों में रहता है और उसके फलों के बाग हैं। अरे वाह, वहाँ बर्फ तो पड़ती होगी। मुझे बर्फ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। सर्दी का मज़ा तो बर्फ में ही आता है। अगर तुझे बर्फ में ही मज़ा आता है तो खूब मज़े लेना। तेरे ससुराल में तो बर्फ ही बर्फ मिलेगी। हाँ। लड़का देखने में कैसा है माँ? तेरे जैसा काला तो बिल्कुल नहीं है। जब जूही गोरी है तो इसके लिए लड़का भी तो वैसा ही होगा ना। पर जानवी, तेरे लिए सुंदर और गोरा लड़का कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा लड़का तेरे जैसी लड़की को पसंद ही नहीं करेगा ना। अरे चुप कर। इस अभागी के नसीब में तो इसके जैसा काला दूल्हा लिखा होगा। मैं चाहूँ भी तो इसके लिए गोरा लड़का नहीं ढूंढ सकती। मुझे गोरा लड़का चाहिए भी नहीं माँ, क्योंकि वह भी आप दोनों की तरह मुझे बात बात पर अपमानित करेगा। मेरे जैसा होगा तो कम से कम अपमानित तो ना करेगा। कुछ समय बीत जाता है और उषा जानवी के लिए भी एक लड़का देख लेती है। लड़के का नाम अशोक होता है और वह जंगल में रहता है। अशोक जानवी के जैसा ही काला होता है, ऊपर से गरीब भी। उषा उन दोनों की शादियां कर देती है और वे दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। जूही पहाड़ों में जाती है और जानवी जंगल में। अरे जूही, तुम्हें तो बर्फ से खेलना अच्छा लगता है ना? वहाँ घर से बाहर तो देखो, बर्फ ही बर्फ है। आओ चलो खेलने। अरे नहीं दिनेश, यहाँ तो बहुत सर्दी है। जब घर में आग के सामने बैठकर भी इतनी ठंड लग रही है तो बाहर कितनी होगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना। इधर जंगल में जानवी का ससुराल किसी वीराने से कम न था। रात तो रात, दिन में भी जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें आती रहती थी। हाय राम, ये कैसी ससुराल है मेरी। यहाँ तो चारों तरफ जंगली जानवरों का भय है। मुझे लगता है यह आवाज़ ज़रूर शेर या बाघ की ही होगी। अरे नहीं, ये तो भेड़िए की आवाज़ है जानवी। यहाँ आसपास सब तरह के जानवर हैं, पर भेड़िए हमेशा घर के आसपास घूमते रहते हैं। फिर तो यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है अशोक। अरे तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है। बस रात को अकेले घर से बाहर मत निकलना। बेटी घबराओ नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी जंगल में रहने की आदत पड़ जाएगी। शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही घबराती थी, पर अब आदत पड़ गई है। कुछ दिन में तुम्हें भी पड़ जाएगी। बेटियों को ससुराल विदा करने के कुछ ही महीने बाद उषा अचानक से बीमार पड़ जाती है और घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए उसे जूही की याद आने लगती है, क्योंकि उसे जानवी से ज्यादा जूही पर ही भरोसा था। उसे लगता था वह जूही को जैसे प्यार करती है वह भी उसे वैसे ही प्यार करती होगी। इसीलिए वह जूही को फोन करती है और पूछती है, हेलो जूही बेटी, कैसी हो?
मैं तो ठीक हूँ माँ, तुम बताओ कैसी हो? बेटी, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं काफ़ी बीमार हूँ और मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। कहो तो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं? अरे ना ना माँ, यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है और वैसे भी मैं ससुराल में काफ़ी बिजी रहती हूँ, इसीलिए तेरी देखभाल भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ। अरे पर तू यह सब कैसे कह रही है? तू तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना बेटी? ओ माँ, तुम भी कैसी बातें करने लगी? भूल जाओ प्यार व्यार, वो जानवी भी तो तुम्हारी ही बेटी है, तुम उसके पास क्यों नहीं चली जाती? यह कहकर जूही फोन रख देती है और उसकी बातें उषा के दिल में घाव बनाकर निकल जाती हैं। वह रोते हुए कहती है, कभी कोई कष्ट न होने दिया, जानवी से ज्यादा प्यार दिया और उससे ज्यादा ख्याल रखा, फिर भी मुझ बीमार की कोई चिंता न हुई। ऐसे मना कर दिया जैसे कि मैं इसकी सगी माँ ही ना हो। अब तो जानवी का ही सहारा बचता है। अरे उसने भी दुत्कार दिया तो अपने घर में ही किसी लावारिस की तरह मरना पड़ेगा। यह कहकर उषा जानवी को फोन मिलाती है। हेलो माँ, माँ तुम कैसी हो? बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। मैं तेरे ससुराल आ जाऊं क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है माँ, तुम आ सको तो आ जाओ, वरना हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। नहीं नहीं बेटी, मैं ही आ जाती हूँ। जानवी की बातें सुनकर उषा की आंखें भर आती है और वह सोचती है, जिस बेटी के काले रंग के कारण उससे भेद किया, उसका दिल तो हीरा निकला, और जिसके गोरे रंग पर रजी रही, उसका दिल पत्थर। हाय, मैं भी कैसी मूर्ख थी, इतना भी ना समझ पाई कि इंसान का रंग रूप नहीं बल्कि दिल देखा जाता है। ऐसा सोचकर उषा खूब रोती पछताती है और अगले दिन किसी तरह जंगल में जानवी के ससुराल पहुंच जाती है। माँ तुम चिंता ना करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ जी, भले शहर यहाँ से बहुत दूर है, पर उसकी चिंता मत करना, मैं आपको डॉक्टर को दिखाता रहूंगा। एक बात कहूँ समधन, आपकी बेटी हीरा है, हीरा, जो हमारी सेवा में कोई कसर नहीं रखती, भला वो आपकी सेवा में क्या कमी रखेगी? आप चिंता ना कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। गरीब हैं, पर घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जानवी के ससुराल वालों की बातें सुनकर उषा बहुत खुश होती है और फिर जानवी उसी दिन से अपनी माँ की सेवा में जुट जाती है। उधर पहाड़ों पर जूही अपने पति दिनेश से कहती है, माँ का फोन आया था, कह रही थी बीमार हैं, कुछ दिन के लिए तुम्हारे ससुराल आ जाऊं क्या? मैंने तो मना कर दिया, यहाँ अपना आपा तो मुझसे संभलता नहीं, फिर मैं उन्हें कैसे संभालती दिनेश? अरे क्या तुम ही अकेली बेटी हो उसकी? अरे वो जानवी भी तो है, चली जाए ना उसके पास जंगल में। जूही और उसका पति भले खुद की सुविधा या फायदा देखते हैं और उषा की परवाह नहीं करते, मगर जानवी अपने से ज्यादा अपनी माँ का ख्याल रखती है और उसका अच्छे से दवा उपचार करवाती है। उसकी सेवा से उषा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है और एक दिन जानवी कहती है, माँ अगर जूही से मिलने का मन हो तो चलो, मैं और अशोक आपको उसके ससुराल ले चलते हैं। नहीं बेटी, मुझे कहीं नहीं जाना, पहाड़ से अच्छा तो यह जंगल ही है। यह कहकर उषा पहाड़ पर जाने से मना कर देती है और फिर जानवी के साथ जंगल में ही रहने लगती है। बेटी कविता, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी गर्मा गर्म चाय बना दो तो पी लूं। सुबह सुबह इतनी सर्दी पड़ती है कि पूछो मत, मुझे तो कपकपी होने लगती है। बेटी जल्दी थोड़ी चाय बना दे तो पीकर थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। मनोहर और रजनी के कहने पर कविता चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है। रसोई क्या थी, कच्ची दीवारों पर घास फूस की छत डाली हुई थी। दीवार के साथ एक कच्चा स्लैब डला था जिस पर कुछ डिब्बे और एक कनस्तर रखा था। सुबह सुबह रसोई में बड़ी ठंड थी।
कविता कांपते हुए रसोई में आती है और गीली सीली लकड़ियां चूल्हे में रखकर आग जलाती है। बड़ी मुश्किल से आग जलती है और फिर उस पर चाय रखती है तो चीनी नदारत मिलती है। ओह, चीनी का डिब्बा तो खाली है, अब चाय कैसे बनाऊं? कविता खाली डिब्बा हाथ में लिए मनोहर और रजनी के पास आती है। बाबूजी, चीनी तो खत्म ही हो गई है, अब चाय कैसे बनाऊं? गरीब की रसोई में कब क्या खत्म हो जाए कुछ पता नहीं चलता बेटी। पड़ोस से थोड़ी चीनी मांग कर ले आ। अजी रहने दो, अब सुबह सुबह ये किसका द्वार खटखटाएगी। बेटी तू एक काम कर, बिना चीनी के ही चाय बना दे। हाँ। मनोहर और रजनी की इकलौती बेटी थी कविता। मनोहर साइकिल रिक्शा चलाता था और कविता देवेश नाम के एक अमीर आदमी के घर साफ सफाई का काम करती थी। पहले तो बाप बेटी की कमाई से घर की रसोई में गुजारे लायक राशन बना रहता था, परंतु सर्दी के कारण बूढ़ा मनोहर घर बैठ गया था, इसीलिए घर कविता की कमाई से ही चलता था। कविता की इतनी कमाई कहाँ थी कि रसोई में पेट भरने लायक राशन आ सके। वह सोचने लगी, इस ठंड ने तो हमारी रसोई ही ठंडी कर दी। बाबूजी तो रजाई में घुसे रहते हैं और मेरी अकेली की कमाई से रसोई का राशन नहीं जुट पाता। सेठ से रोज रोज भीख मांगनी पड़ती है। देवेश एक अमीर आदमी था और इसीलिए उसकी रसोई में रोज मौसम के अनुसार तरह तरह के पकवान बनते थे। उसने अपने घर में खाना बनाने वाली रखी थी। एक दिन कविता घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है कि तभी अचानक ही देवेश की रसोई से खाने की मंत्र मुग्ध करने वाली महक आती है। सेठ की रसोई में जरूर कोई स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, जिसकी खुशबू इतनी लाजवाब है वह खाना भी मजेदार होगा। रसोई में झांक कर देखूं तो आखिर गंगू ताई क्या खास बना रही है। यह सोचकर कविता सफाई करते करते रसोई में ताक झांक करने लगती है। तभी गंगू ताई की नजर उस पर पड़ जाती है और वो पूछती हैं, क्या देख रही है बिटिया? काकी, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे यह अमीरों की रसोई है बिटिया, यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं। देखती नहीं आज कितनी ठंड है। सेठानी ने गाजर का हलवा बनवाया है, वो भी काजू, किशमिश और बहुत सारे और भी मेवे डालकर। यह सुनकर कविता तो सोच में ही पड़ जाती है। अमीर की रसोई में जाड़े के खास पकवान और हम गरीब की रसोई में फीकी बिना चीनी की चाय, वो भी तरसने के बाद। पता नहीं भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करता है। कविता मन ही मन यह कह ही रही होती है कि तभी देवेश की पत्नी आनंदी आ जाती है और कविता को रसोई के द्वार पर देखकर भड़क जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आगे से रसोई में ताक झांक की तो काम से निकाल दूंगी, समझी? गलती हो गई बीबी जी। चल जाकर अपना काम कर। गंगू ताई, आगे से इस लड़की को रसोई के आसपास भी मत आने देना। रसोई का काम तुम्हें सौंपा है तो तुम ही किया करो। देवेश की पत्नी आनंदी स्वभाव से थोड़ी सख्त थी और उसे अपनी अमीरी का थोड़ा घमंड भी था, मगर देवेश उसके बिल्कुल उल्टा था। उसे न पैसे का घमंड था और ना ही वह अमीर गरीब में कुछ फर्क समझता था। कविता की उम्र 20 साल थी और वह बला की खूबसूरत भी थी, इसीलिए देवेश जब जब उसे देखता था तो उसकी बड़ाई किए बिना नहीं रहता। आनंदी, देखो ये लड़की कितनी सुंदर है, स्वभाव से भी बहुत अच्छी है। पर है तो नौकरानी ही ना, और तुम इस लड़की की खूबसूरती की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? बस इसलिए कि अगर ये गरीब ना होती तो मैं इसे अपने मोहन के लिए पसंद कर लेता। दिमाग फिर गया है क्या? एक झाड़ू पोछे वाली को हमारे घर की बहू बनाने के सपने देखने लगे। सुन लो, आगे से ऐसा सोचना भी मत। हाँ। उस दिन के बाद देवेश आनंदी के सामने कविता का जिक्र करना ही छोड़ देता है और आनंदी चुपचाप अपना काम करती रहती है। फिर एक दिन अचानक गंगू ताई की तबीयत खराब हो जाती है और वह देवेश के घर खाना बनाने नहीं आ पाती। इसी कारण खाना आनंदी को बनाना पड़ता है। एक रोज देवेश आनंदी से कहता है, आनंदी, आज तो बहुत सर्दी है भाई, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मुझसे तो ठंड में उठा नहीं जाता, पकौड़े ही खाने हैं ना तो बाजार से ले आओ। तुम भी कैसी बात कर रही हो? मुझे बाजार के पकौड़े नहीं खाने हैं ना।
कविता उन दोनों की बात सुनती है तो उससे बोले बिना नहीं रहा जाता। वह देवेश से कहती है, सेठ जी, अगर आपको घर की रसोई में बने पकौड़े ही खाने हैं तो मैं बना देती हूँ। तो क्या तुम खाना भी बना लेती हो कविता? सेठ जी, मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। तो फिर जाओ रसोई में और हम दोनों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाओ। कविता अमीर घर की रसोई में जाते ही पहले तो हैरान ही रह जाती है। रसोई तरह तरह के राशन से भरी हुई थी। वह सोचती है, वाह, रसोई तो इन अमीरों की होती है, सब तरह के खाने बनाने का सामान रखा है। कविता कुछ देर तक ऐसे ही सोचती रहती है और फिर गोभी, पालक और पनीर के गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर देवेश और आनंदी को परोसती है। पकौड़ों को चखते ही उन दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। पकौड़े तो कविता ने बड़े अच्छे बनाए हैं। हाँ, बहुत अच्छे बनाए हैं। कविता, तुम खाना बनाने के टेस्ट में पास हुई। आज सब काम तुम ही करोगी, पर याद रखना, नौकरानी बनकर नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर। यह सुनकर आनंदी को मन में कुछ बुरा तो लगता है, मगर वह चुप ही रहती है। इधर कविता मन ही मन बहुत खुश होती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हे भगवान, यह तो अच्छा ही किया तूने। इस ठंड में अमीर की रसोई में काम करके हम गरीबों की रसोई भी चल सकेगी। अब बाबूजी को फीकी चाय न पीनी पड़ेगी। उस दिन के बाद कविता देवेश के घर का सारा काम खुद ही संभाल लेती है। वह उनको मन लगा कर खाना बनाकर खिलाती और घर को भी चमका कर रखती। धीरे धीरे आनंदी के मन में भी कविता के लिए प्यार पैदा हो जाता है और वह भी देवेश की तरह उसे बेटी कहकर बुलाने लगती है। बेटी कविता, जरा इनके लिए चाय तो बना कर ले आना। अभी लाई सेठानी जी। कविता, हम तुझे बेटी कहकर बुलाते हैं, तो तुम इन्हें सेठानी कहकर क्यों बुलाती हो? कोई बात नहीं बेटी, सेठानी छोड़ माँ जी कह लिया कर। वैसे भी अब हमें तेरे साथ की आदत सी पड़ गई है। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे देवेश और आनंदी दोनों कविता को इतना पसंद करने लगते हैं कि अंततः उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लेते हैं। वे कविता के माता पिता से मिलकर अपने बेटे मोहन और उसकी शादी कर देते हैं। इस तरह कविता के साथ साथ उसके गरीब माता पिता का जीवन भी सुख से बीतने लगता है।